हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लिव लॉन्ग वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज हम बात करेंगे प्लेजिंग पे। बट उसके पहले आप लिव लॉन्ग वेल्थ के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं प्लेजिंग क्या होती है। प्लेजिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई शेयर है और आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फुल टाइम ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में और ऑप्शन ट्रेडर्स का भी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी अगर ट्रेडिंग करनी है बट आपको नया कैपिटल नहीं डालना है तो उसका सॉल्यूशन है प्लेजिंग। अब प्लेजिंग में होता क्या है कि आप अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं ब्रोकर के पास और ब्रोकर आपको मार्जिन देता है ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आपको उसको ट्रेडिंग कैपिटल की तरह यूज करने की सोच रहे थे, लेकिन अगर आप इसी 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो इस 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स अगर आप समझ लीजिए कि आप निफ्टी में करते हैं या कुछ अच्छे शेयर्स में करते हैं जो कि आपको 15 से 20% और हालांकि जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें भी एक रिस्क होता है, लेकिन आप ऐसा मानिए कि इस 1,00,000 रुपए पे आपको लेट सपोज कि 20% का रिटर्न साल में मिलता है। अगर आपने कुछ अच्छे ब्लू चिप शेयर्स लिए हैं, फंडामेंटली आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये 20% शेयर्स 20% रिटर्न जो मिलता है वो आपको देगा लमसम 20,000 रुपए, करेक्ट। अब जो प्लेजिंग होती है उसमें अगर आप अपने इन्हीं शेयर को उठा के ब्रोकर को गिरवी रख देते हैं तो ब्रोकर आपको लमसम 80 से 90% मार्जिन दे देता है ट्रेडिंग के लिए। इसका मतलब आपको लगभग 90% या 80%, मैं 90 मान के चलता हूं, तो 90,000 रुपीज आपको वापस मिल गए हैं ट्रेडिंग के लिए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हम धीमे धीमे इस वीडियोस में समझेंगे कि इससे आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो 90,000 रुपए आपको मिल गए आपके एफएनओ ट्रेडिंग के लिए या किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। अब आपको यह पता है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम रिस्की है। तो सबसे पहले तो आपका 20% रिटर्न यानी 20,000 रुपए तो आपको आ रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% रिटर्न आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे वो भी एक रिस्क है, लेकिन ट्रेडिंग से तो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो 20% आपको वहाँ से आ रहे हैं। मान के चलिए कि अगर आपने 20% ही रिटर्न इस पर भी कमा लिया, आपकी एफएनओ ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही है और आपने 2% महीना, 2.5% महीना या 1.5% महीने के हिसाब से 20% एवरेज आपने रिटर्न कमा लिया, तो ये आपको यहाँ पे लगभग 18,000 रुपए का मुनाफा यहाँ हो गया। तो जब आपने इस दोनों को जोड़ा तो आपका रिटर्न लगभग 38% हो जाएगा। अभी अगर आप 1,00,000 रुपए से सिर्फ ट्रेडिंग करते और 20% कमाते तो रिटर्न आपको सिर्फ 18% मिलता, लेकिन क्योंकि आपने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, शेयर्स पे भी आप रिटर्न कमा रहे हैं और साथ में आप उससे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों का एक लमसम रिटर्न हो गया 38%। अब यही समझिए कि हमें 1,00,000 रुपए हमारे पास थे और हमने उसको 20% के हिसाब से हमें लगभग रिटर्न मिल रहा है शेयर्स पे, लेकिन हमने एफएनओ में 20% का लूज कर दिया। हमने क्या किया, 20,000 रुपए एफएनओ में गवा दिए। अब यहां भी देखिए कि अगर आपने 20,000 रुपए एफएनओ में गवाए हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि आपका जो शेयर्स हैं वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका लॉस 0 होगा। सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग करते तो ये 20,000 रुपए आपके लॉस होते। सो इन दो केसेस में तो आपको फायदा है। किन केसेस में फायदा है? अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपका ग्रोथ है, तब तो आपकी बल्ले बल्ले, आप दोनों तरफ से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप एफएनओ में लॉस कर रहे हैं, जो कि सेबी कह रहा है कि 90% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आपका लॉस या तो 0 हो जाएगा या तो थोड़ा सा कम होगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर ये भी मान लीजिए कोई क्रैश आ गया, मार्केट नीचे आ गई और आपने इन्वेस्टमेंट पे भी अगर लॉस कर दिया और साथ ही साथ आपने इधर भी लॉस कर दिया, तो आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। और अगर हम 20% मानेंगे तो ये आपका लॉस बढ़ के -40% हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट्स कहां करेंगे, कैसे करेंगे और सेफली कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो 3 में से 2 केसेस में तो फायदा है। अगर मेरे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो मेरे को वहां से बेनिफिट मिल रहा है, जो कि मेरे को एफएनओ की इनकम में या तो ऐड करेगा या तो अगर एफएनओ के लॉसेस हैं उसको बैलेंस कर देगा। तो कुल मिला के प्लेजिंग, हमें ऐसा लगता है कि प्लेजिंग को अगर हम ट्रेडिंग को अगर हम इन्वेस्टमेंट के साथ करें, प्लेजिंग का यूज करके, तो ये एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन हो सकता है। अब दूसरी बात ये भी समझने लायक है कि ब्रोकर क्यों कर रहा है ये। ब्रोकर आपको शेयर गिरवी रख के आपको पैसा क्यों दे रहा है? क्या ब्रोकर इस पे कोई इंटरेस्ट ले रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेजिंग अगर आप करते हैं तो आपको ब्रोकर फ्री का पैसा देता है, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लेता है। इसके पीछे ब्रोकर की मंशा होती है कि ऐसा समझिए कि आपने एक शेयर खरीदा, सपोज कर लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने एक बार उसको ब्रोकरेज दी, जब आप अगले साल उसको बेचोगे, 6 महीने बाद बेचोगे, 1 साल बाद बेचोगे, तो उसको आप एक बार और ब्रोकरेज दोगे। तो इससे ब्रोकर
ब्रोकर को सिर्फ आपसे 2 बार फायदा हुआ। लेकिन ट्रेडिंग, ब्रोकर को पता है कि ट्रेडिंग बहुत एडिक्टिव गेम है। अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आराम से आप दिन के 5-10 ट्रेड तो करते हो। तो इसका मतलब जहां साल में ब्रोकर आपसे 2 बार, 5 बार या 10 बार पैसे कमा रहा था, वहां ब्रोकर आपसे हर रोज वो पैसे कमा रहा है। तो इस वजह से ब्रोकर आपको ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देता है। और दूसरी चीज, अगर आपने शेयर लिए हैं 1 लाख रुपए से और आपने ब्रोकर को दिया और लेट सपोज 90% आपको मार्जिन मिलता है, दैट मीन्स अगर 90,000 रुपए आपको ट्रेड करने को मिलते हैं। अब इसमें अगर आपका घाटा होता है तो वो पैसा आपको देना होता है ब्रोकर को। अदरवाइज जब आप ब्रोकर के पास शेयर गिरवी रख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ब्रोकर फ्री है आपके शेयर्स को बेच के वो पैसा वसूल करने के लिए। तो लगभग ब्रोकर का रिस्क इसमें खत्म है। अब अगर मुनाफा होता है तो क्या ब्रोकर कुछ पैसे काटता है? बिल्कुल नहीं। ब्रोकर ने सिर्फ आपको मार्जिन दी है। प्रॉफिट होगा तो भी आपका है, टैक्स लायबिलिटी आपकी है, सब कुछ आपका है। लॉस होगा वो भी आपको ही भरना है। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप शेयर्स को प्लेज करते हो तो जैसे आप सपोज करो कि आप होम लोन लेते हो, आपने एक फ्लैट देखा, बैंक से लोन लिया, फ्लैट में जाके आप रहने लगे और आपने फ्लैट का कागज बैंक के सामने आपने गिरवी रख दिया। अब अगर आप ईएमआई नहीं देते हो तो बैंक चाहे तो आपका फ्लैट सेल आउट कर सकती है क्योंकि आपने गिरवी रखा है। प्लेजिंग भी वैसे ही काम करती है। ब्रोकर सिर्फ शेयर्स को बेचने का एक कंसेंट रखता है। शेयर्स आपके ही डीमैट अकाउंट में है, इसका मतलब ओनरशिप अभी भी आपकी है। शेयर ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट है, शेयर नीचे आएगा तो आपका घाटा है। शेयर पे कोई बोनस, डिविडेंड या कुछ भी होता है तो पूरी की पूरी ओनरशिप एज इट इज है। सिर्फ आपने एक ब्रोकर को कंसेंट दिया हुआ है कि अगर मैं आप लॉस करता हूं, वो लॉस की भरपाई में नहीं कर पाता हूं, तो आप मेरे शेयर्स को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए बहुत ही इजी मनी अवेलेबल है। अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें कहीं और से कैपिटल लाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो हम उसको प्लेज कर सकते हैं, और अगर नहीं है, हम नया कैपिटल भी ला रहे हैं, तो बेटर है कि हम पहले उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, उसको प्लेज करके हम ट्रेडिंग कैपिटल जनरेट कर लें। अब दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि इसमें भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हेयर कट क्या होता है। अब आइए, अगर आप 100 रुपये या लमसम समझिए आप 1 लाख रुपए ब्रोकर को देते हो, तो आप देख रहे होंगे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 90,000 ही ब्रोकर देगा ट्रेड करने को। इसका मतलब यहाँ पे ब्रोकर ने 10,000 रुपए आपको कम दिए हैं या 10% आपको कम दिया है। इसी परसेंटेज को हम बोलते हैं हेयर कट, और ये डिपेंड करता है शेयर टू शेयर। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शेयर है तो उस पे क्या होगा, जो हेयर कट होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि इस शेयर के नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है, ये थोड़ा स्टेबल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो जो हेयर कट होगा वो कम होगा। इसका मतलब आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर वो शेयर थोड़े से हाईली वॉलेटाइल है, नीचे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे ब्रोकर थोड़ा सा हेयर कट ज्यादा रखेगा और आपको थोड़े कम पैसे देगा ट्रेड करने के लिए। जनरली आपको 80 to 90% के आसपास तो ट्रेड करने के लिए मार्जिन मिल जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं जीरोधा के वेबसाइट पे जाके कि हम प्लेजिंग करते कैसे हैं। यहाँ पे आप देखो होल्डिंग्स में जाएंगे और आप देखो होल्डिंग्स में मेरे पास भारतीय एयरटेल का एक शेयर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 11 शेयर है। लेट सपोज कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, मेरे को इसी को यूज करके ट्रेडिंग करना है। मैं ये आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से दिखा रहा हूँ। मेरा भारतीय एयरटेल या आईडीएफसी बैंक को रिकमेंड करने का ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ से जाके कंसोल में जाना है। ये मैं जीरोधा के लिए बता रहा हूँ, सेम चीज सारे ब्रोकर्स में लगभग अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, यहाँ से आप पोर्टफोलियो में जाके अपनी होल्डिंग्स को देखेंगे और होल्डिंग्स में जाने के बाद आपको अपनी ये 2 होल्डिंग्स दिखाई देंगी। अब लेट सपोज मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्लेज करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेज फॉर मार्जिन का एक ऑप्शन आएगा, मैं उसके प्लेज फॉर मार्जिन पे जाऊंगा और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जाना है। अब देखो आप, जहाँ पे भारतीय एयरटेल में हेयर कट 9% है, वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये हेयर कट कितना है, 20%। क्यों? क्योंकि भारतीय एयरटेल ब्रोकर के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से कम वॉलेटाइल है, नीचे जाने की संभावना कम है, लार्ज कैप शेयर है। वहीं पे आईडीएफसी बैंक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए आप देखो कि ये 20% ही दे रहा है। इसका मतलब अगर 892 रुपए का मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो मेरे को टोटल 714 रुपए मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। वहीं पे अगर मैं भारतीय एयरटेल पे जाऊं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास 11 क्वांटिटी है तो मैं पूरी 11 क्वांटिटी ही प्लेज करूं। मेरा मन हो मैं 5 करूं, 10 करूं या पूरी 11 कर लूं। अब आप ये देखो 1423 रुपए है, लेकिन यहाँ पे 9% ही हेयर कट है, तो उसको कम करने के बाद मेरे को 1294 रुपीज मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ से जाने के बाद आपको प्लेज फॉर मार्जिन कर देना है। मैं इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी डाली और कंटिन्यू कर दिया। क्वांटिटी प्लेजिंग इज अलाउड ओनली फ्रॉम 7 AM to 6 PM, तो इसका मतलब इसी टाइम के बीच में ये अवेलेबल है। तो इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और उसके बाद वो प्लेज हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि जो प्लेजिंग की जो वो होती है कहाँ दिखती है, फंड्स कहाँ दिखते हैं। तो आप देखो ये मेरे 200 रुपये इसके में कैश में पड़े हुए हैं
अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मेरे को कोलेट्रल लिक्विड फंड्स और कोलेट्रल इक्विटी का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे भी हम बात करेंगे कि कोलेट्रल लिक्विड फंड्स क्या हैं, बेसिकली इसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, और कोलेट्रल इक्विटी क्या है। तो जो सारे शेयर्स होते हैं वो इक्विटी में आते हैं, और यहाँ पे आप जो भी, जैसे अगर मैंने वहाँ पे 1214 रुपये मेरे आएंगे कोलेट्रल मार्जिन के रूप में, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। उसी तरह अगर हम निफ्टी बीज या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लिक्विड बीज, ये सारी चीज़ें प्लेज करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। जनरली लिक्विड फंड्स होता है वो यहाँ पे आपको शो करने लगता है। अब दूसरी चीज़ देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप, मैंने जीरोधा के लिए टाइप किया, आप कहीं से भी ये चीज़ पा सकते हैं। जीरोधा के प्लेज लिस्ट पे जाएंगे, अप्रूव लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ पे जाएंगे, लगभग सारे शेयर्स प्लेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स प्लेज होते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके शेयर्स प्लेज नहीं होंगे। यहाँ पे सारे के सारे शेयर्स के नाम हैं, हेयर कट कितना है और आपको उसके बाद से कोलेट्रल कितना मिलेगा, ये आपको एक लिस्ट दी हुई है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप अपने शेयर्स जाके यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लेज। कॉस्ट ऑफ प्लेज अगर आप देखेंगे, ये है कॉस्ट ऑफ प्लेज 30 रुपये। तो इसका ये मतलब है कि मेरा एक बार अगर मैं प्लेजिंग करता हूँ तो मेरे सिर्फ 30 रुपये लगते हैं। अब वो शेयर चाहे 500 रुपये के हों या 5 लाख रुपये के हों, वन टाइम फीस ब्रोकर लेता है जो कि 30 रुपये प्लस जीएसटी होता है। दूसरी चीज, फॉर ऑल अनप्लेज्ड रिक्वेस्ट प्लेस्ड बिफोर 3:30 PM द स्टॉक विल अवेलेबल इन द डीमैट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग ऑन T+1 डे। इसका मतलब आपने प्लेज किया और उसके बाद आपको लेट सपोज कि शेयर बेचना है तो आप उसको अनप्लेज भी कर सकते हैं या उस पर ट्रेड भी कर सकते हैं T+1 डे पे। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी प्लेजिंग के बाद जो मार्जिन आता है, क्या आप उससे सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं इक्विटीज में, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग इससे आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑप्शन बायर्स का लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है ऑप्शन सेलर से, तो इसलिए ऑप्शन बाइंग अलाउड नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, और इक्विटी इंट्राडे ट्रेड तो आप इससे कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक शेयर खरीदा, उसको प्लेज किया, कुछ पैसे आए, उससे मैं इक्विटी के शेयर्स वापस खरीद लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए अलाउड है। अदरवाइज तो वो लूप बन जाएगा कि आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, वापस से आपको 90,000, आपने वही शेयर वापस खरीद लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंट्राडे ट्रेड इक्विटी में अलाउड है। दूसरी चीज लिखी हुई है, द कोलेट्रल मार्जिन रिसीव बाई प्लेजिंग नॉन कैश कंपोनेंट कैन बी यूज अप टू 50%। इसका क्या मतलब है? इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कैश कंपोनेंट और नॉन कैश कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कैश कंपोनेंट का मतलब होता है, कैश कंपोनेंट का मतलब होता है वो चीजें जो कि काफी ज्यादा रिस्क फ्री हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स इत्यादि। इसको कैश कंपोनेंट में गिना जाता है, जिसका मतलब आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप कैश से भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है नॉन कैश कंपोनेंट। नॉन कैश कंपोनेंट का मतलब जो मार्जिन आपको मिल रहा है शेयर्स को गिरवी रख के, या उन सारी चीज़ों को गिरवी रख के जो आपके नॉन कैश कंपोनेंट में आ सकते हैं। नॉन कैश कंपोनेंट्स की थोड़ी सी लिमिटेशन है, कैश कंपोनेंट इज एज गुड एज कैश। तो मैं जो 50% मार्जिन का बात कर रहा था, उसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई F&O की पोजीशन ली, आपने ऑप्शन सेलिंग करी या आपने फ्यूचर्स में कुछ काम किया, कोई भी F&O की पोजीशन ली जो कि इंट्राडे नहीं है, अब आप उसको पोजिशनल ले जाना चाहते हो। तो अगर आप उसको पोजिशनल ले जाना चाहते हो तो सिर्फ 50% ही आप कोलेट्रल मार्जिन का यूज कर पाओगे। ऐसा समझिए कि किसी एक पोजीशन में रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इस 1 लाख रुपए का जो 50,000 रुपए है, आधा हिस्सा है, वो तो आपके कोलेट्रल मार्जिन से आ सकता है, वो आपके कोलेट्रल मार्जिन से आ सकता है, जो कि नॉन कैश होगा। मतलब आपने शेयर गिरवी रखा, 50,000 आपने वहाँ से आपको मार्जिन मिला, आप यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन 50,000 या तो कैश होना चाहिए, जो कि आपका फंड होना चाहिए, या तो कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने दूसरे कंपोनेंट की बात की थी, लिक्विड बेस या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कोलेट्रल मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब शेयर्स को गिरवी रख के जो पैसा मिला है उसका सिर्फ हम 50% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% हमको कैश रखना पड़ेगा और कैश इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब एक चीज़ और जानते हैं कि ऐसा समझिए, ये एक सिक्योरिटी पर्पज से भी क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको रिस्क नहीं लेना, या आपको ऐसा लगता है, जो हमने थर्ड केस में बात की थी कि शेयर्स भी गिर गए और आपको F&O ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहा है। जैसे कोविड में देखा गया कि लोगों के शेयर्स हाफ हो गए
और एफएनओ ट्रेडिंग तो स्पेकुलेटिव है, उसमें लॉस होने के चांसेस हमेशा हैं। उस केस में आपको दोहरी मार पड़ सकती है। आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नीचे भी आएगा तो आप एवरेज करेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा भरोसा है निफ्टी में, बट कहीं ना कहीं तो वो भी स्पेकुलेशन है। तो ऐसा समझते हैं कि हमें शेयर्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्ट करने का। उस केस में ऐसा समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब ये 1 लाख रुपए आपने जब भी आपने फंड ऐड किया ब्रोकर के अकाउंट में, तो वो थोड़े से अनसिक्योर होते हैं। कल को अगर ब्रोकर बंद हो गया, कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो आपके 1 लाख रुपए के फंसने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए का लिक्विड फंड खरीदा, अगर आपने 1 लाख रुपए का लिक्विड फंड खरीदा, ये ईटीएफ होता है, तो ये 1 लाख रुपए का लिक्विड फंड कहां चला जाएगा? डिपॉजिटरी में, जो कि सीडीएसएल या एनएसडीएल है, अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग केस में। तो 1 लाख रुपए जो फंड थे जीरोधा में, वो कन्वर्ट किस में हो गए? लिक्विड फंड में। वो कन्वर्ट होके चले गए सीडीएसएल में। जीरोधा के पास कुछ नहीं बचा। तो कल को अगर जीरोधा बंद होता है या कोई भी ब्रोकर बंद होता है, तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके फंड तो लिक्विड फंड के फॉर्म में पड़े हुए हैं, किसमें? सीडीएसएल में। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको क्या करना है, इसके बाद इसको प्लेज कर देना है। आपको आपका 90% वापस मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो आप यहां से 90 के तो आपको वापस मिल गया। इस पे आप जो मन करे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कैश इक्विवेलेंट है। तो आप इसको चाहे तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में यूज कर सकते हैं, चाहे तो एफ&ओ में कर सकते हैं, चाहे तो आपको इक्विटी इंट्राडे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पे आपको लमसम 4% का ब्याज भी मिलेगा। तो 1 लाख रुपए पे आपने 4,000 रुपए तो एक्स्ट्रा कमा लिए ब्याज के फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड फंड पूरी तरह से सेव है और 4% का लमसम सालाना आपको ब्याज मिलेगा। तो जो आपने अगर फंड ऐड किया उस पर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ आपने लिक्विड फंड लिक्विड बीज में उसको चेंज किया, तो आपको 4,000 रुपए का ब्याज भी मिल रहा है। अब ये कैसे करना है? तो जनरली ये ईटीएफ्स को आप जाके अपने ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और आप देखेंगे लिक्विड फंड, यहाँ पे टाइप करेंगे, जिसको हम लिक्विड बीज बोलते हैं। आपको ये दुनिया डीएसपी का, आईसीआईसीआई का, आप कोई भी लिक्विड फंड्स खरीद लीजिए। आपने ये लिक्विड फंड चूज किया, आप यहाँ से बाई पे जाएं और 1,000 रुपए पे ही ये हमेशा रहता है, आप इसको खरीद लें। जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो एक्स्ट्रा लिक्विड फंड के रूप में आप में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कर लीजिए हमें 1,00,000 रुपए डालना था, हमने क्या किया, हमने 100 लिक्विड फंड खरीद लिए, 100 लिक्विड बीज खरीद लिया। जो 4% इंटरेस्ट आना है वो आपको एक्स्ट्रा लिक्विड फंड्स के रूप में आ जाएगा। मतलब ये 1,000 रुपए बढ़ के 1,004 नहीं होंगे, आपके जो 100 क्वांटिटी थी वो बढ़ के 104 हो जाएगी। बाद में आप उसको भी प्लेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेना है तो मीडियम रिस्क लेना है तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज्यादा रिस्क लेना है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि आप उसी कैपिटल का 2 बार यूज कर रहे हैं। तो अगर स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स जिनके गिरने के चांसेस कम है वो नीचे जाएंगे, साथ साथ आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी खराब होगी, तो आपको दोहरी मार पड़ेगी। तो वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है कि आप लिक्विड फंड्स लें ताकि आपका पैसा दोनों जगह पे रिस्क ना रहे और 4% आपको फ्री का मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।